का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसिडरेशन। तो देखिए, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग और समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ प्राप्त होना। यानी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो अगर मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको ये पेन सेल करूंगा 25 रुपीज़ में, आप कहते हैं ठीक है, एक्सेप्टेड, और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन होता है तो आप लोगों को मुझसे कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या मिल रहा है, ये पेन मिल रहा है, और मुझे आपके थ्रू कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या मिल रहा है, वो 25 रुपीज़। यानी वॉट एवर अ पर्सन गेट्स इन रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी अ कंसिडरेशन। जो भी आप एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद आपको उसके बदले में जो भी प्राप्त होता है वही चीज़ होती है कंसिडरेशन। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर देखा जाए तो आपका कंसिडरेशन हुआ ये पेन और मेरा कंसिडरेशन हुआ ये 25 रुपीज़। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं सेक्शन नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सेक्शन 25 कहता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इस लाइन का मतलब है कि अगर किसी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा उसे वॉइड माना जाएगा। और वॉइड का मतलब होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट माना जाएगा जिसे कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसी पेन वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। मानिए मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पेन सेल करूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे 25 रुपीज़ नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। और यहां पे सेक्शन 25 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो मुझसे ये पेन मिल रहा है कंसिडरेशन के फॉर्म में, लेकिन मुझे आपसे क्या मिला, कुछ भी नहीं। कंसिडरेशन के फॉर्म में सामने रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो दैट्स वाई यहां पे कहा जाएगा सेक्शन 25 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड दिस एग्रीमेंट वुड बिकम वॉइड। ये बन जाएगा नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस तरह के एग्रीमेंट को कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, सेक्शन 25 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। मतलब पहले ही मैं आपको बता दूं कि जनरली अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या जाना कि दोनों पार्टीज को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ए है और बी है, दो पार्टीज है, तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन में क्या हो रहा है कि एक पार्टी को तो कुछ मिल रहा है लेकिन दूसरी पार्टी को सामने कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। कब? वही मैं आपको बताऊंगा। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, इस एक्सेप्शन नंबर 1 को समझते हैं। क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो पहला पॉइंट यहां पे आएगा कि एन अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। दूसरा, द एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। जो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, द पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप। ये जो दोनों पार्टीज हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में एक नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। फादर सन, मदर सन, हस्बैंड वाइफ, ये सब क्या होते हैं? नियर रिलेशनशिप होते हैं। और चौथा पॉइंट, दोनों ही पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। तो अब आप मेरी बात को समझ लीजिए कि अगर दो पार्टीज हैं और उन्होंने रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट किया है
वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड भी है, दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, और चौथा नियर रिलेशनशिप में भी दोनों पार्टीज आ जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है उसमें अगर एक पार्टी को कंसिडरेशन के फॉर्म में अगर कुछ मिल रहा है और सामने दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड एंड सेक्शन नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वुड नॉट बी एप्लीकेबल एंड द एग्रीमेंट विल नॉट बिकम वॉइड। मेरी बात आप समझ गए? अगर दोनों पार्टीज के बीच में नियर रिलेशनशिप है, अगर दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, अगर दोनों पार्टीज ने रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर दोनों ही पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर भी किया है, तो ऐसे केसेस में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, यानी एक पार्टी को कंसिडरेशन के फॉर्म में बहुत सी चीजें मिल रही हैं और सामने दूसरी पार्टी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। सेक्शन नंबर 25 एप्लीकेबल नहीं होगा, इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ ही होगा। इस तरह के एग्रीमेंट को कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है। बस इन 4 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, रिटन, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन और चौथा नियर रिलेशनशिप। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। अब इसको लेकर एक मैं केस बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये है राज लखीदीप वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। मैं आपको नाम बता दूं, राज लखी RAJLUKHY, राज लखी दीप DEBEE वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। ठीक है, इस केस को समझते हैं। देखिए, इस केस में क्या होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, यानी ये रिटन फॉर्म में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटन फॉर्म में। दूसरा, उस एग्रीमेंट को हस्बैंड रजिस्टर भी करवा देते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट समझिए, हस्बैंड और वाइफ हैं, इससे ये बात भी प्रूव हो जाती है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक नियर रिलेशनशिप भी है। ठीक है, 3 चीजें हो गई, हस्बैंड और वाइफ के बीच का एग्रीमेंट है, यानी दोनों पार्टीज का एक नियर रिलेशनशिप तो है ही। दूसरा, हस्बैंड ने रिटन फॉर्म में पूरे एग्रीमेंट को किया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उस एग्रीमेंट को हस्बैंड ने रजिस्टर भी करवा रखा है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब उसमें जो वर्डिंग्स हैं उसको सुनिएगा कि हस्बैंड ने उस एग्रीमेंट ने किस तरह के वर्ड्स का यूज किया है। ठीक है, इट मे हैविंग बिकम inconvenient for you in many respects to live as aforesaid, finding it difficult to live in my family. You have claimed proper maintenance and suitable habitation from me. I therefore make the following provision for your maintenance and habitation. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इस एग्रीमेंट में हस्बैंड ने लिखा है कि अपनी वाइफ से जो एग्रीमेंट साइन किया उसमें लिखा है कि अब आपका मेरे साथ रह पाना नामुमकिन हो गया है। हमारे बीच काफ़ी म्यूचुअल क्वारल्स हैं, हमारे बीच काफ़ी डिस्प्यूट है और इस वजह से हम लोग अब एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी डिस्प्यूट्स है, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और इसीलिए मैं आपको कुछ मेंटेनेंस देना चाहता हूँ, प्लस मैं आपको हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए भी एक जगह प्रोवाइड करना चाहता हूं। मैं आपको पैसा भी देना चाहता हूं, हर मंथली देना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा किसने कहा? हस्बैंड ने अपनी वाइफ से इस एग्रीमेंट के थ्रू कहा कि मैं आपको मेंटेनेंस देना चाहता हूं। ठीक है, अब इस केस में होता यह है कि हस्बैंड बाद में मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस देने से उन्होंने इनकार कर दिया, एग्रीमेंट तो किया लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दूंगा मैं मेंटेनेंस। ठीक है, मैटर चला जाता है कोर्ट में, क्योंकि वाइफ जो है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का यूज करती हैं और एक केस फाइल कर देती हैं कोर्ट में, और कोर्ट में क्लेम करती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मेंटेनेंस देंगे, फिर भी वो मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। एग्रीमेंट साइन किया है, रिटन फॉर्म में है, रजिस्टर्ड है, नियर रिलेशनशिप है,
नहीं दे रहे हैं मेंटेनेंस। तो जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, हस्बैंड की तरफ से तो मेंटेनेंस आ रहा है वाइफ की तरफ, ठीक है, हस्बैंड की तरफ से तो पैसा मिल रहा है वाइफ को, लेकिन वाइफ की तरफ से सामने तो कुछ भी नहीं आ रहा हस्बैंड के लिए। क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे? नहीं इन्वॉल्व है, राइट, क्योंकि वाइफ को तो हस्बैंड के थ्रू पैसा मिल रहा है, लेकिन हस्बैंड को वाइफ के थ्रू कोई पैसा या कुछ भी इन कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट तो सेक्शन नंबर 25 एप्लीकेबल हो जाना चाहिए कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है एक पर्सन को तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन वाइफ ने यहां क्या क्लेम किया? वाइफ ने कहा कि ये एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर एग्रीमेंट रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, दोनों पार्टीज नियर रिलेशनशिप में है और दोनों ही पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ये चारों चीजें अगर हैं तो इस तरह के एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है, यानी एक व्यक्ति को अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है, तब भी इस तरह का एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पूरे एग्रीमेंट के अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा जाए, इसकी लैंग्वेज को पढ़ा जाए, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों ही पार्टीज के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है, काफ़ी झगड़ा है। और हमें वो पॉइंट नहीं भूलना चाहिए जो मैंने बताया था कि दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। क्या यहां इन दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव है? नहीं। अफेक्शन है? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में नहीं जाएगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता, अगर हस्बैंड ने ये लिखा होता कि हमारे बीच लव है, अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है और मैं आपको इतना मेंटेनेंस देना चाहता हूं, देन दैट अग्रीमेंट वुड हैव बिकम वैलिड। बट यहां पे हस्बैंड ने किस तरह के वर्ड्स का यूज किया? ही रेफर टू म्यूचुअल क्वारल्स, जो लड़ाइयाँ हुई थी उसका जिक्र है, डिस्प्यूट का जिक्र है, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो यहाँ पे मिसिंग है। तो इसीलिए दिस एग्रीमेंट वुड बिकम वॉइड फॉर द वांट ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 25 एप्लीकेबल हो जाएगा और ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कानून के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात हम हमारे समझ में आ चुकी है, अब क्लियर है। क्या चीजें क्लियर हो गई अब हमारे पास कि अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन हुआ है तो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ भी मिलना चाहिए। अगर एक भी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है कंसिडरेशन के फॉर्म में, तो वो जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, रजिस्टर्ड है और पार्टीज के बीच में एक नियर रिलेशनशिप भी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं भी है तब भी वो वैलिड माना जाएगा। और जो केस अभी बताया उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें मिसिंग था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसीलिए वो वॉइड हो गया। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता इस केस में तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो जाता। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो आएगा कंसिडरेशन का वो है गिफ्ट। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं, किसी को कार गिफ्ट कर दी या कोई भी चीज़ आपने गिफ्ट कर दी, तो उसमें आप तो सामने वाली पार्टी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको समथिंग इन रिटर्न उससे कुछ मिल रहा है गिफ्ट में? नहीं मिल रहा है। तो क्या ये वॉइड हो जाएगा? नहीं। जो गिफ्ट होता है वो एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में जाता है और गिफ्ट जो होता है वो वॉइड नहीं होता है, गिफ्ट जो है उसे वैलिड कंसिडर किया जाता है। हर बार हर वक्त सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, हर बार एग्रीमेंट वॉइड नहीं होते हैं, एक्सेप्शन भी होते हैं। पहला एक्सेप्शन मैंने बताया नेचुरल लव एंड अफेक्शन का और दूसरा बताया मैंने आपको गिफ्ट का। तीसरा एक और समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। चैरिटी वगैरह आप करते हैं, तो जब आप चैरिटी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी क्या आपको कुछ मिलता है इन रिटर्न? क्या आपको कंसिडरेशन के फॉर्म में कुछ भी चीज मिलती है? नहीं मिलता ना। डू यू गेट समथिंग इन रिटर्न? नो। तो क्या सेक्शन 25 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा?
क्या ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? क्या ये एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा? नहीं, ये एग्रीमेंट भी वैलिड माना जाएगा। अगला है इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन, वो है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट। क्या कहा मैंने? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट। इसे मैं अब आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी लिया है, मैंने आपसे 25,000 रुपये लिए हैं। अब वो 25,000 रुपये मैं आपको वापस नहीं लौटा पाया हूं अभी तक। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप मुझ पे केस फाइल करिए और मुझसे वो 25,000 रुपये आप ले लीजिए। आप चले जाइए कोर्ट में और क्या करिए, मुझ पे केस फाइल कर दीजिए और मुझसे वो 25,000 रुपये ले लीजिए। आप कौन है जिन्होंने मुझे 25,000 रुपये दिए? आप हुए क्रेडिटर, मैंने आपसे पैसे लिए हुए, तो मैं हुआ डेब्टर। अब आप क्या कर सकते हैं? आप मुझ पे केस फाइल करिए, कोर्ट में जाइए और मुझसे पैसे ले लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि आपने केस फाइल मुझ पे नहीं किया, तो केस फाइल करने की भी एक लिमिट होती है। कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स के अंदर आपको मेरे ऊपर केस फाइल करना होगा और मुझसे पैसे रिकवर करने होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने मुझे जाने दिया, आपने मुझ पे केस फाइल नहीं किया और अब आप मुझसे लीगली पैसा ले भी नहीं सकते क्योंकि केस फाइल करने का टाइम अब आपका जा चुका है। ठीक है, तो अब आप मुझसे लीगली पैसा तो नहीं ले सकते, रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जब टाइम था कि आप कोर्ट में केस फाइल करते और मुझसे पैसा रिकवर करते, आपने उस टाइम पे केस फाइल किया ही नहीं। अब मान लीजिए कि केस फाइल करने का टाइम जा चुका है। ठीक है, आज मैं आपके साथ अगर कोई एग्रीमेंट साइन करता हूं और मैं उसमें आपके लिए लिखता हूं कि देखिए, आपसे जो भी मैंने पैसा लिया था, ठीक है, आप मेरे क्रेडिटर हैं, आपसे मैंने जो भी पैसा लिया था, मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा और मैंने आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब बताइए, इस एग्रीमेंट के थ्रू आपको मुझसे क्या मिलेगा? वो 25,000 रुपए जो अब आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, केस फाइल करके आप रिकवर नहीं कर सकते, बट मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं कि हाँ, जो 25,000 रुपए मैंने आपसे लिए थे, वो जो पैसे हैं मैं अब आपको वापस करना चाहता हूं। मैं एग्रीमेंट आपके साथ साइन कर लेता हूं। आपको मुझसे कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या मिल रहा है? 25,000 रुपए। मुझे आपसे कुछ मिला? नहीं मिला, राइट? तो क्या यहां पे सेक्शन नंबर 25 एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या आप यहां पे ये कहेंगे कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ? क्योंकि मुझे तो यहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा है कंसिडरेशन के फॉर्म में, आपको मुझसे 25,000 रुपए मिल रहे हैं। नहीं, यहां पे ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जाएगा एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन में और इसे वैलिड ही माना जाएगा। ओके, सो ये हो गया एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। तो एक बेसिक कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। What is the meaning of the term consideration? Consideration means something for something or something in return. Whenever we enter into a contract with a person, the other person should get something in return. We should also get something in return, and that is known as consideration. According to section number 25 of the Indian Contract Act, an agreement without consideration is considered to be void. It means that an agreement without consideration is considered to be not enforceable by law. However, there are certain exceptions. First is natural love and affection. Second is gift. Third is charity. And the fourth is promise to pay a time barred debt. What about natural love and affection? 4 essential conditions are there. First, the agreement must be in written form. Second, the agreement must be registered. Third is there must be some natural love and affection between the parties involved. And fourth is both the parties must stand in near relationship. तो 4 पॉइंट्स हैं, रिटर्न, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशनशिप एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, so these are those cases where
no consideration is involved, yet the contract would be considered to be valid, and section number 25 of the Indian Contract Act would not be applicable, and the contract would not be considered to be void. The contract would be considered to be valid. So that's it for exceptions to consideration.